नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जेनेटिक्स अपना टॉपिक चल रहा था और इसका एक पार्ट कल हुआ, कल की क्लास में कंप्लीट हो गया। दोस्तों, लोग तो बहुत कहते हैं कि वक्त है इंसान के हर जख्म को भर देता है। ये लोग कहते हैं कि वक्त है वो इंसान के हर जख्म को भर देता है। तो क्या पढ़ी हुई किताब पे धूल जब ना जम जाने से क्या कहानी बदल जाती है? नहीं बदलती। किताबें पढ़ी हुई है, धूल उस पे जम रही है, आप पढ़ नहीं रहे तो उसका अर्थ क्या है? हैं? तो बिना वक्त गवाए आप जुड़े हमारे साथ। आनुवंशिकता अपना टॉपिक चल रहा था, यही चल रहा है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और इसमें चर्चा चल रही थी मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का फादर था। ये वंशागति का जनक इसी को कहा जाता है। अच्छा, इसने कुल कितने नियम दिए थे, याद है क्या? मेंडल के नियम कितने थे? यदि आपसे नियम पूछा जाए कितने हैं? 3 है। नियम 3 है। नाम पूछ ले। पहला नियम प्रभाविता का था, फिर आपके पृथक्करण का नियम आया, इनकी चर्चा भी करेंगे आज। और एक और था, वो था आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यही था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। और इनको क्रम से ही ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है ये पहला दूसरा ऐसे कर लो आप। क्रम से ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा भी जाता है मेंडल का पहला नियम कौन सा है, तो प्रभाविता का नियम रहेगा। सेकंड पूछा जाए तो पृथक्करण है, और थर्ड पूछा जाए तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कितने जोड़ी लक्षण लिए? लक्षणों का पूछा जाए, लक्षणों का पूछा जाए तो 7 जोड़ी था। अच्छा, इसका मतलब हो गया 14 प्रजाति है ना। जैसे मटर है तो मटर की फली है, उसका रंग कैसा होगा, पुष्प है वो कैसा होगा, बीज है उसका आकार कैसा होगा, ऐसे करके 7 जोड़ी लक्षण लिए मेंडल ने अपने नियम में। ओके, अब इसमें से किस नियम में कितने जोड़ी लक्षण लिए वो चेक कर लेते हैं। पहला नियम। अच्छा, इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? प्रथम नियम क्या कहता है मेंडल का, पहला नियम क्या कहता है? तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। एक संकर संकरण कहलाता है, या एक संकर संकरण पर आधारित है। ये पहला नियम है। इसको मोनोहाइब्रिड बोला जाता है, एक संकर संकरण कहा जाता है। सवाल पूछा जाए कि एक संकर संकरण कौन सा है, तो ये पहला ही नियम है, एक संकर संकरण पर आधारित रहेगा ये। कितने जोड़ी लक्षण लिए मेंडल ने इसमें? तो 1 जोड़ी। कितने लिए? 1 जोड़ी। कुल कितने जोड़ी थे? 7 जोड़ी। और उनमें से इस नियम में कितने लिए? 1 जोड़ी। समझ में आ गई बात? टोटल मेंडल ने अपने नियमों के लिए 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, और इनमें से इस नियम में 1 जोड़ी लक्षण लिए। और वो लक्षण कौन से थे? कौन से थे पता है? कौन से थे? लंबे पौधे लिए, और कौन से? बौने पौधे। लंबे पौधे लिए गए, और कौन से लिए गए? बौने पौधे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, और कुछ ज्यादा है नहीं। एक संकर संकरण पर यह डिपेंड करता है। मेंडल ने इस नियम में 1 जोड़ी लक्षण लिए। कौन से पूछा जाए तो लंबे पौधे और बौने पौधे। अब लंबे पौधे को आप लिख सकते हैं ना कैपिटल टी, और बौने पौधे को आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल टी। बस इससे ज्यादा कुछ प्रश्न यहां से बनने वाला नहीं है। सीधा सा प्रश्न आता है, मेंडल का पहला नियम कौन सा है? तो मेंडल का पहला नियम जो है उसे पृथक्करण का नियम कहेंगे, सॉरी प्रभाविता का नियम कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभाविता का। सेकंड लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी।
ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। द्वितीय नियम क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में। मेंडल का दूसरा जो नियम है ना, यहां से सवाल बने हुए पहले बनते हैं एग्जाम में, यहां से प्रश्न। इसके नाम क्या क्या है, एक तो याद रखिएगा पृथक्करण का नियम कहते हैं इसको, पृथक्करण, या फिर इसको और विसंयोजन का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसंयोजन। यही सवाल है, वो आगे जाके आते हैं आपके एग्जाम में, विसंयोजन, या फिर इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोल देते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये तो इसके नाम की बात है, ये इसके नाम रहेंगे। अब एग्जाम में कौन सा पूछा जाए वो तो एग्जाम लेने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा, पेपर जो बनाएगा उस पर निर्भर करता है। ये पृथक्करण का नियम, विसंयोजन, या फिर इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अब क्या है ये तो एग्जाम में आएगा नहीं कि आपसे डिस्क्रिप्ट पूछा जाए कि पूरा इसको लिखना है। तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये किस नियम पर आधारित है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है एक संकर संकरण पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक संकर संकरण पर आधारित है ये मेंडल का नियम, एक संकर है संकरण पर। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक संकर संकरण पर आधारित है। मेंडल का ये नियम किस पे डिपेंड करता है, तो मेंडल का ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। क्लियर? कितने जोड़ी लक्षण लिए मेंडल ने अपने इस प्रयोग के लिए, इस नियम के लिए कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, एक जोड़ी। कौन कौन से, या सेम है, एक जोड़ी लक्षण लिए, ये भी ध्यान में रखना है, एक जोड़ी लक्षण। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है 7 जोड़ी वाला। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कुल कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया, तो 7 जोड़ी। याद रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा है। एक जोड़ी लक्षण इस नियम में लिए गए, आपको याद करने में आसानी होगी। एक जोड़ी लक्षण लिए गए इस नियम में, और बताओ इसकी क्या विशेषता थी। यदि पूछा जाए कौन से हैं, तो बौने पौधे, और एक कौन सा था, लंबे पौधे। बौने पौधे लिए और इसके अलावा लंबे पौधे लिए, लंबे पौधे और बौने पौधे, ये लक्षण है। जो एक जोड़ी लिए ना, वो यही लक्षण है। देखो, एक जोड़ी, दो का मतलब एक ही होता है, दो का मतलब तो एक ही होता है ना जोड़ी के अंदर। तो बौने पौधे लिए गए। अब बौने को तो स्मॉल टी लिखते हैं, और लंबे को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। टाल, टाल मीन्स लंबा होता है। अब मुख्य जो बात है एग्जाम की दृष्टि से वो ये वाली है। अच्छा, मैं इसको समझा देता हूं कैसे आता है ना, ये क्या है। मेंडल का दूसरा नियम क्या कहता है, यहां तो नर आने वाला है और यहां क्या आएगा, मादा। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये नर का निशान है, और ये वाला निशान जो देख रहे हैं प्लस वाला, ये मादा का निशान है। ये तो चेकर बोर्ड है। कैसे बना, एक तरफ लिए लंबे पौधे, लंबे पहले आएंगे, फिर आएंगे बौने, बौने पौधे होंगे। इसको हम कैपिटल टी लिख देंगे, और इसको स्मॉल टी लिख देंगे। ये क्या है भैया, जनक है। ये क्या है, जनक है। इसको माता पिता कहते हैं। और जनक से क्या प्राप्त होती है रे, संतान। क्या प्राप्त होती है, संतान। और संतान को कौन सी पीढ़ी बोली जाती है, पहली पीढ़ी। इसका मतलब ये F1 पीढ़ी है। देखो, मेंडल ने अपने इस नियम के लिए क्या किया, एक जोड़ी लक्षण लिए। ये रहा एक जोड़ी लक्षण, पहली बात तो ये हो गए, एक जोड़ी लक्षण लिए। और लक्षण है कौन से, लंबे पौधे और बौने पौधे। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न बनने वाले जो मैंने आपको बताया। एक संकर संकरण पर आधारित है जी, बिल्कुल। एक जोड़ी लक्षण लिए, ये रहा एक जोड़ी लक्षण। कौन से लक्षण लिए, लंबे पौधे, बौने पौधे, ये रहा। यहां से F1 पीढ़ी आ गई, तो ये भी प्रश्न बन गया, F1 पीढ़ी कहां से प्राप्त होती है।
F1 पीढ़ी जनक पीढ़ी से प्राप्त होती है। कहां से होती है? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब हो गया माता पिता। अब यहां से इस मेंडल ने क्या किया, इसके आधार पर चेकर बोर्ड बनाया, जांच की। तो ये रहा देखो F1 पीढ़ी है ना, तो यहां लिख दो आप एक कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्रश्न कौन सा बनेगा वो याद कर लेना। अब यहां से ये क्रॉस करेंगे आपस में तो दो टी बनेंगे ना। अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो एक बड़ा एक छोटा टी बनेगा, फिर ये वाला इसके साथ में क्रॉस करेगा तो ये बनेगा सेम और ये सेम पोजीशन आएगी। लेकिन ये परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे ना, परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में क्या आएगा वो ये आएगा, इसी के आधार पर फिनोटाइप और जीनोटाइप बनते हैं। किसके आधार पर? इसी के आधार पर फिनोटाइप, और दूसरा क्या बनता है? जीनोटाइप। और ये आप याद करके जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। सवाल आपके सामने आएगा मेंडल के दूसरे नियम का फिनोटाइप क्या है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है मेंडल का जो सेकंड नियम था ये आपके पृथक्करण का, इसका जीनोटाइप क्या था? तो फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप किसको कहते हैं? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को। बाहर से देख के हम पता कर सकते हैं। ये देखो बड़े वाले हैं, है कि नहीं? बड़े पौधे, इसमें लंबे, इसमें भी लंबे पौधे, इसमें भी लंबे पौधे हैं, लेकिन इसमें नहीं है। देखो इसमें लंबा पौधा है, इसमें भी था, इसमें भी था, इसका मतलब 3 है, और एक छोटा पौधा है, इसका मतलब 1 है ये। तो ये आपका फिनोटाइप है। मेंडल के दूसरे नियम का फिनोटाइप यदि आपसे पूछा जाए तो 3:1 बताना है। कितना? 3:1। और यही आपको याद करना है, ये वाले याद नहीं करने हैं। मेंडल के दूसरे नियम का फिनोटाइप क्या था? 3:1। अब आते हैं जीनोटाइप पे। देखो इसमें लंबे पौधे नजर आ रहे हैं, ये दोनों समान दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये अलग दिख रहा है, ये दोनों समान दिख रहे हैं, ये अलग हो गया, इसका मतलब 1:1 हो गया। 1:1, ये दोनों एक जैसे हैं तो 2, ये अकेला एक जैसा है तो 1, और ये फिर एक जैसा है तो 1, 1:2:1 इसका जीनोटाइप है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपके सामने यही सवाल आएंगे, मेंडल का दूसरा नियम। अच्छा इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं? देखो पहला सवाल तो यही हो गया, मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम है। इसी को किस नाम से पुकारते हैं? विसंयोजन का नियम। इसी को क्या कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। किस पर आधारित होता है? एक संकर संकरण पर। कितने जोड़ी लक्षण लिए? 1 जोड़ी। पूछा जाए कौन से? तो लंबे पौधे और बौने पौधे। बाकी इसकी कहानी खत्म, यहां से आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में प्रश्न बनेगा यहां से, मेंडल का दूसरा नियम है, उसका फिनोटाइप बताइएगा। जीनोटाइप कितना है? क्लियर है ना बातें? ये बस 1, 2, 3 और 4, ये कम से कम 4 सवाल जो इस नियम से बन रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। बस इतनी इतनी बातें याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, है ना। फिनोटाइप को क्या कहते हैं भैया? लक्षण प्ररूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लक्षण प्ररूप, ये नाम भी आ सकता है। जीनोटाइप को क्या कहते हैं? जीन प्ररूप कहते हैं। तो ये नाम भी आ सकता है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ये वाला याद कर लेना, ये और ये 3 से लेकर 4 जो प्रश्न बने आपके सामने इस नियम से, वो याद करके रखना है। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या? पेन आपके हाथ में है, लिखना है, बनाने हैं नोट्स, बढ़िया। एक ही बार बनाओ नोट्स, ऐसे बनाओ कि बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़े ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों यदि आपको विरासत में सोने की कलम मिल जाए और लिखना क्या है इस बात का ज्ञान नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। समझे क्या? सोने का पेन आपको पकड़ा दिया जाए, लिखना क्या है इसका ज्ञान नहीं है तो उसका अर्थ क्या है? आई बात समझ में? तो विरासत में मिली हुई चीज है ना, उस पे नहीं जाके आप अपनी मेहनत करें और मेहनत से आप अपनी सफलता प्राप्त करें। इसीलिए मेहनत वो चाबी है जो आपके बंद भविष्य के दरवाजे खोल देते हैं। यदि किसी का भविष्य बंद है तो आप मेहनत करें, बार बार प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। अब चलते हैं तीसरे नियम में। तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम क्या कहता है जी? जो सवाल बन रहे हैं ना वही पढ़ने, ऐसा नहीं है पूरी आप पढ़ के चले जाएं, उसका तो फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो सवाल बन रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से वो आप जरूर ध्यान में रख लेना। क्लियर हो गई बातें? तीसरा नियम, चलते हैं तीसरे नियम में। और मेंडल का जो तीसरा नियम था उसका क्या नाम है जी? मेंडल का तीसरा नियम क्या कहता है?
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम है। ठीक है, नाम जरूर ध्यान में रख लेना। कई बार तो एग्जाम में सीधे ही सवाल पूछ लेते हैं कि मेंडल का तीसरा नियम बताओ, इनमें से कौन सा है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? तो मटर पे किया भैया। और मटर में पूछा जाए कौन सी, तो उद्यान मटर है। कौन सी है? उद्यान मटर है। हो गया याद? ये बहुत बड़ा आपके टॉपिक भी है सिलेबस में, जेनेटिक्स वाला, तो याद इसको जरूर करना है। तीसरा नियम क्या कहता है? पहला प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि ये किस पर आधारित है, तो याद रखना ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब इसको कैसे याद करोगे? द्विसंकर संकरण। अब ये कैसे याद रहे कि ये किस पर आधारित है? अब दूसरा था ना, दूसरा तो वो पहले पे हो गया, अब तीसरा है तो दूसरे पे हो गया। तीसरा किस पे निर्भर होगा? दूसरे पे। आपने फूड चेन पढ़ी क्या? खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला होता है कि नहीं होता उसमें? जैसे मेंढक है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को कौन खाता है? बाज खाता है, बाज को कौन खाता है? ऐसे जो श्रृंखला चलती है। तो ये मेंडल का जो तीसरा नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। क्लियर? और क्या सवाल बनेगा यहां से? मेंडल ने इस नियम में कितने जोड़ी लक्षण लिए, ये जरूर ध्यान में रखना, 2 जोड़ी। अब द्विसंकर संकरण पर आधारित है तो 2 जोड़ी लक्षण ही होंगे, सीधी सी बात। 2 जोड़ी लक्षण लिए इसमें। मेंडल ने पहले और दूसरे नियम में 1-1 जोड़ी लक्षण लिए थे, लेकिन तीसरे नियम में कितने जोड़ी लक्षण लिए? तो 2 जोड़ी। अब 2 का मतलब 4 हो गया, जोड़ी का मतलब 2 होता है ना। अब 2 जोड़ी का मतलब तो 4 हुआ कि नहीं हुआ? 4 ही तो हो गया। लेकिन लक्षण है कौन से, वो भी आपको आना चाहिए कि इसमें जो लक्षण थे वो कौन से थे। गौल पीले बीज, याद आ रहा है कुछ? गौल पीले बीज, और दूसरे कौन से थे? गौल पीले बीज, और दूसरे थे आपके हरे जुर्रेदार। कौन से थे? हरे जुर्रेदार। याद करना है इसको। बीज है ये, बीज। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? इसका आंसर कर देना। सबसे बड़ा बीजांड वो तो बीज है, ये बीज का अंडा है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है, इसका क्या आंसर होगा? ये बड़े छोटे तो आने चाहिए ना, आपको खोज आनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे सवाल तो आएंगे आपके। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा बीज पूछा जाए तो क्या बताओगे? लोडोसिया। सबसे छोटा बीज कौन सा है? आर्किड है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। वैसे ही पूछा जाए सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, तो आपका आंसर होगा साइकस। क्या होगा? साइकस। नहीं, अभी बड़ों की चर्चा चल रही है ना। क्लियर हो गई बातें? इसमें कोई डाउट है क्या? नो डाउट। गोल पीले बीज और हरे जुर्रेदार, याद कर लेना ये। अरे इसमें कुछ है क्या बताओ? कुछ भी तो नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो? दोस्तों, जो बाहर की सुनता है वो अक्सर बिखर जाता है, लेकिन जो अंदर की सुनता है वो आखिर निखर जाता है। बाहर की सुनने वाला बिखर जाएगा, अंदर की सुनने वाला निखर जाएगा। अंदर अपने मन से सुने आप, क्या करना है आपको। बाहर की सुनोगे किसी के बहकावे में आके, आपकी जिंदगी खराब भी हो सकती है। तो किसी आपकी बहकावे में नहीं आए, हैं? समय का इंतजार करें, ऐसे लोगों का इंतजार करें जो आपको शुरू में देते थे ताना, लेकिन अब वो समय आ गया जब उनको कुछ करके है दिखाना है। पहले आपको ताना देते थे, अब आपको उनको कुछ करके दिखाना। भर्ती आपके सामने, लगभग एक महीने का समय है। गोल पीले बीज, हरे झुर्रीदार। हो गया? क्लियर है ना यहां से?
अच्छा, गोल पीले बीज के लिए मैं क्या लिख सकता हूं रे? गोल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? राउंड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो राउंड का मतलब गोल है। अब पीले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? येलो कहते हैं, तो येलो जी, येलो। समझ गए? देखो, गोल है तो राउंड होगा, तो आर आर बन गया। पीले है तो येलो होगा। और ये पीला किस प्रकार का रंग है? सवाल आते रहते हैं। पीला, पीला रंग कौन सा होता है? ये कलर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए भी गए थे, और अभी नेक्स्ट आने वाले समय में आपको और बता दिया जाएगा। पीला रंग कौन सा है? तो पीला आपके मध्यमान होता है। कौन सा होता है? मध्यमान। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए निम्न में से मध्यमान रंग कौन सा है, तो पीला है। बाकी आपको प्राइमरी सेकेंडरी वो बताए हुए हैं सब, है ना। और इधर क्या करूंगा बताओ जरा, इधर क्या करूंगा? अब ये बड़े लिखे ना इधर, तो छोटे लिख देंगे। ये लो, ये छोटे वाले आ रहे हैं उनके। हाँ, ये बड़ा भाई नहीं है, छोटा ही भाई है ना। कई इनको बड़ा भाई समझ रहे हैं, बड़ा नहीं है। हाँ, वाई जिसकी पूंछ सीधी होती है ना वो बड़ा होता है, जिसकी पूंछ टेढ़ी होती है वो छोटा होता है। अब इसकी पूंछ तो सीधी दिख रही है ना, ये बड़ा ही है। घबराओ मत आप। लो जी, कोई दिक्कत यहां तक बताओ? मेंडल का तीसरा नियम क्या कहलाएगा? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहलाएगा। ये लो, पहला प्रश्न यहां से बनता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो द्विसंकर संकरण पे। तीन है, इसका मतलब दो पे निर्भर करेगा, तो द्विसंकर हो गया, जाहिर सी बात। कितने जोड़ी लक्षण लिए? दो जोड़ी। लक्षणों के नाम पूछा जाए, गोल पीले बीज, हरे झुर्रीदार। कहीं से भी प्रश्न आए, अब आपके समस्या नहीं है। और लास्ट सवाल यहां से जो बन के आएगा वो होगा फिनोटाइप और जीनोटाइप, जिसको आपको याद ही करना है। यदि इसको मैं समझाने लग गया, हाँ पहले बताया हुआ भी है, पहले वाली क्लासों में इसको पूरी डिटेल से बताई है, तो ये बोर्ड है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा इसका चेकर बोर्ड बनेगा, तो वहां तक से आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा और प्रश्न बनेगा तो फिर यहां से बन जाएगा बस। जीनोटाइप। फिनोटाइप को क्या कहता हूं? लक्षण प्ररूप। क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप। जीनोटाइप को क्या कहते हैं? जीन प्ररूप। कितना है ये याद कर लेना, और इसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंडल के तीसरे नियम का फिनोटाइप कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और इनको तो आप संख्या डिजिट के रूप में याद भी कर सकते हैं। 9 3 और 3 1, है ना, यही होता है। क्यों महेंद्र, यही होता है क्या? मेंडल के तीसरे नियम का फिनोटाइप यदि आपसे पूछा जाए तो 9:3:3:1, 9 अनुपात 3:3:1, ये मेंडल के तीसरे नियम का क्या है? फिनोटाइप। और जीनोटाइप पूछा जाए तो आप तो इसकी संख्या याद कर लें, 12 24 12 12 और 1, 12 24 12 12 1, ये मेंडल के तीसरे नियम का जीनोटाइप है। और बीच में क्या कर दोगे? अनुपात लगा दोगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। लो जी, तो तीसरे नियम में बस इतनी सी बातें पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। यहां से बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता। ये लो जी, ये मेंडल का तीसरा नियम है, यहां से प्रश्न बनेंगे। 4-5 सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात है? तो ये थे मेंडल के नियम। मेंडल के कितने नियम है? 3। ठीक है, इनको ध्यान में रख लेना आप। अब कुछ आनुवंशिक शब्दावलियां हैं जो आपको पढ़नी होती है इस नियम में। आनुवंशिक शब्दावलियां, और जिसने 4th ग्रेड का फॉर्म भर रखा है ना, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। यहां से एक सवाल बनने वाला है। आनुवंशिक शब्दावलियां, यहां से एक सवाल आएगा, और उसमें पहला नंबर 1 जीन। क्या है? जीन। जीन क्या होते हैं? पहला सवाल, जीन क्या है? यस, ये आनुवंशिकता की छोटी इकाई भी है। आनुवंशिकता की क्या है? ये छोटी इकाई है जीन। लेकिन जीन क्या करते हैं? एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं।
प्रश्न बनता है कि जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। यही है क्या? जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। और पूछा जाए कि जीन को कारक नाम किसने दिया? मेंडल ने। किसने दिया? मेंडल ने। लो, कुछ नहीं है इनमें। जीन क्या करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन का नाम किसने दिया? तो जॉनसन ने। जीन को कारक नाम किसने दिया? तो मेंडल ने। जीन का क्या कार्य है? लक्षणों को नियंत्रित करना। एक लक्षण को नियंत्रित करना। हो गया। दूसरा आएगा एलील। एलील क्या होता है बताओ? ये सीधे सीधे प्रश्न है एलील, और ये अभी आया हुआ है, अभी ये राजस्थान की एग्जाम में पूछा हुआ है, पशु परिचर में। एलील क्या होता है बताओ? एलील क्या है बताओ? एलील को युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप याद कीजिएगा एलील का संबंध कहां से? तो आनुवंशिकता से। कहां से? आनुवंशिकता से। आर्मी के पेपर में नहीं पूछा जाने वाला। क्लियर? आगे समयुग्मजी यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है? इसका तो नाम से पता चल रहा है ना, समान युग्मक। समान युग्मक तो समयुग्मजी हो गया। आपसे पूछा भी जा सकता है विषम युग्मजी, असमान युग्मक। तो ये कुछ शब्द है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी, इनका संबंध इन्हीं से होता है। जनक पीढ़ी यदि पूछा जाए आनुवंशिकता है, माता पिता वाली है। F1 पीढ़ी पूछा जाए तो ये भी इसी से होती है। प्रथम पीढ़ी पूछा जाए तो यही है प्रथम पीढ़ी। ठीक है, ये हो गया प्रथम पीढ़ी और सारे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है। यूज एनेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लिखवाऊंगा भी इसके बाद में। कुछ विज्ञान की शाखाएं आपको याद करनी है, कुछ क्रांतियां भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे लाल क्रांति में क्या होता है, हरित क्रांति में क्या होता है ना, ये भी ध्यान में रखना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे, ये परीक्षा में आते हैं। वैसे ही यूजेनिक्स किसको कहते हैं? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है बताओ? मानव जाति की आनुवंशिक सुधार से, मानव जाति की आनुवंशिक सुधार की शाखा। मानव जाति की आनुवंशिक सुधार की शाखा आप नोट कर ले। मानव जाति की आनुवंशिक सुधार की शाखा क्या है? आनुवंशिक सुधार की क्या है? शाखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यूजेनिक्स। सीधा सा संबंध आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता टॉपिक बहुत अच्छा है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी। तो यूजेनिक्स आप पढ़ लें, क्या है यूजेनिक्स। ठीक है, और कुछ अपवाद पढ़ना है। आनुवंशिकता का अपवाद पूछा जाए तो क्या बताओगे? आनुवंशिकता का अपवाद बताओ क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है सहलगनता, लिंकेज। क्या? सहलगनता। सहलगनता, ये याद करना। ये इसका अपवाद है। ठीक है, तो ये आनुवंशिकता आपका टॉपिक है जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो वो आप एक बार अवश्य ध्यान में रख लेना। मुख्य मुख्य प्रश्न क्या थे वो मैंने आपको बताए। मेंडल के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, किस पौधे पर प्रयोग किया, कितने नियम लिए, कितने जोड़ी लक्षण लिए, बस यही प्रश्न है वो जो आपको ध्यान में रखने हैं।
और इसी का एक छोटा सा पार्ट है, वो है लिंग निर्धारण। और यहां से एग्जाम में आया हुआ सवाल है आर्मी के पेपर में लिंग निर्धारण का। लिंग का निर्धारण कौन करता है, कैसे होता है लिंग का निर्धारण? आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, मनुष्य के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मानव का लिंग निर्धारण कौन करता है? यह सवाल आया था, बताओ कौन करता है? माता का गुणसूत्र, पिता का गुणसूत्र, या फिर दोनों? क्या होगा बताओ इसका आंसर? मनुष्य के लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र करता है या माता का गुणसूत्र करता है, या फिर दोनों करते हैं? बन गया प्रश्न। कौन से ऐसे प्राणी हैं जो अपने लिंग को बदल सकते हैं? करो आंसर। ऐसे प्राणी का नाम बताना है जो लिंग को बदल सकते हैं। कौन सा प्राणी है जो लिंग बदल सकता है? अब लिंग का मतलब क्या हुआ? नर, नर से मादा, मादा से नर, ऐसे ही तो होता है लिंग का निर्धारण। तो बताओ भैया, कौन सा प्राणी लिंग को बदल सकता है? नहीं पता? तनसुख, आज महेंद्र नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, क्या बात है? लिंग निर्धारण, ठीक है, फिर लिखो मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या, याद कर लेना। अब ये सबको याद हो गया। मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। चक्कर क्या मार गया मेरे को? मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। और जोड़ी में पूछा जाए, या मैं इसको लिख देता हूं 23 जोड़ी। क्या है? 23 जोड़ी। कितने हैं? 23 जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जहां तक मुझे लगता है ये सबको याद भी हो गया होगा। मनुष्य में कितने जोड़ी लक्षण गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी। लो, अच्छा, लिंग गुणसूत्र कौन सा है रे? लिंग गुणसूत्र कौन सा है बताओ? लिंग गुणसूत्र किसको कहते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं पता? लिंग गुणसूत्र एक तो XX होता है, दूसरा XY होता है, नर और मादा का। पता है क्या? हाँ। अब आपके सामने प्रश्न आता है ऑटोसोम बताओ। ऑटोसोम की संख्या पूछी जाए ना, तो ऑटोसोम की आपको बताना है 22 जोड़ी। अब ये 22 जोड़ी का मतलब हो गया 44। कितने हो गए रे? 44। और ये नर और मादा दोनों में समान होते हैं। नर और मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र। तो असमान क्या है? एक जोड़ी गुणसूत्र। और उसी को क्या बोल देते हैं? लिंग गुणसूत्र। प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, आप तैयार रहें, तैयारी करके रखें, समझे? अब देखो इसमें क्या होगा। लिंग निर्धारण के लिए हम एक क्या करते हैं, आरेख बना लेते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं नर, और दूसरी तरफ क्या लिखूं रे? मादा। अब चाहे आप नर बोलो, चाहे पुरुष बोलो, चाहे लड़का बोलो, लेकिन एक ही बात है। अब इधर आप मादा बोले, स्त्री बोले, लड़की बोले, तो भी एक ही बात है। समझ गए? अब इसमें क्या होता है, इसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है समान है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया 44, और प्लस में मैं लिखूंगा XY। क्या लिखूंगा? XY। अच्छा, उससे पहले एक सवाल आपके सामने था ना, इसका आंसर नहीं आया। आज कुछ गड़बड़ है क्या? कौन सा प्राणी है, यह सवाल आपसे पूछा गया था, लिंग परिवर्तित कर सकता है? लिंग परिवर्तन वाला प्राणी
यानी लिंग को बदल सकता है। बताओ, इसका आंसर आपको करना है। ऐसा प्राणी जो लिंग को बदल सकता है वो कौन सा है? नहीं आता। और इधर में क्या लूंगा बताओ जरा। यहां 44 आएंगे और प्लस मादा है, तो मादा में एक्स अक्स, तो यहां से एक सवाल आपका पक्का हो गया। यदि सवाल किया जाए कि नर का गुणसूत्र कौन सा है, तो नर का एक्स वाई होगा। मादा का गुणसूत्र कौन सा है, तो मादा का गुणसूत्र एक्स अक्स होगा। लड़की का पूछा जाए एक्स एक्स, लड़के का पूछा जाए तो एक्स वाई है। क्या अपवाद है? अपवाद है क्या इनमें? नहीं है। आगे देखो, अब इसमें बताओ क्या होगा। इसमें क्या होगा रे? इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसका मतलब ये आधे हो जाएंगे। अब 44 का मतलब आधा कितना हो गया? कितना हो गया? 22। और 22 में प्लस में एक तो आ जाएगा इधर x, और इधर में 22 के साथ में क्या लिख दूंगा? y। क्या आपको पता है इनमें से कौन सा गुणसूत्र बड़ा होता है? x बड़ा है या y बड़ा है? नहीं, आप सबका आंसर गलत आ रहा है। इनमें से अक्ष गुणसूत्र बड़ा होता है और y गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। समझ गए? x गुणसूत्र क्या है? बड़ा है। y गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। नोट कर लेना आप। अरे ये अक्ष वाला तो छोटा गुणसूत्र है, बड़ा है। क्या है? बड़ा। x वाला गुणसूत्र क्या है? बड़ा गुणसूत्र। और ये जो y है ना, ये छोटा गुणसूत्र, ये छोटा है। अब आर्मी के पेपर में तो प्रश्न वही आया था। मनुष्य में सवाल पूछा गया, लड़के के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये सवाल आपके आर्मी की एग्जाम में पूछा हुआ है, बता दिया मैंने। अब क्या होगा इसका आंसर? आप बताते रहो मुझे। इसका बताओ जरा। यहां से तो 22 आ जाएंगे, प्लस एक तरफ में लूंगा एक्स और दूसरी तरफ भी क्या आने वाला है? एक्स आएगा। हाँ, मैं आपको ये बनवा रहा हूं, अवश्य हूं, लेकिन ये ऐसे पूछे नहीं। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो याद करना है बस। और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या कहेंगे इसको? स्मार्ट स्टडी कहते हैं। हाँ, क्या प्रश्न बनता है, कौन सा पूछा जा सकता है, वो आना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, इसको मैं 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3, इसको 4। इसको क्रॉस मल्टीपल जो मैथ में आप करते हैं। 13, 14, 23, 24 होगा जी। 13, 14, 23 और 24, यही तो होता है। इसका मतलब क्या है पता है क्या? 13 इसका मतलब 1 के साथ आप 3 का क्रॉस करवा देंगे, समझ गए? 14 इसका मतलब 1 का आप 4 के साथ क्रॉस करवा देंगे, यही तो है इसका मतलब। कराओ। 22 इधर से आएंगे, 22 इधर से आएंगे, इसका मतलब हो गया 44। x इधर से आएगा, x इधर से भी आएगा, तो 44 प्लस x, x बना कि नहीं बना? इधर देखो, ये वाले इसका इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं तो 22 इधर से आने वाले हैं और 22 इधर से, इसका मतलब ये 44 हो गए। इधर से अक्स और इधर से भी अक्स आने वाला है। क्लियर हो गई बातें? चलो नेक्स्ट, यहां चलते हैं। 23 का 24 के साथ में 23 ये रहा, तो 22 और 22 44 हो गए। x और y, अब इसको ऐसे मत लिख देना y और x, जो बड़ा होता है ना वो पहले आता है। ऐसा घर में भी होता है, जो बड़ा होता है वो पहले ही होता है ना। तो x इसमें बड़ा है तो पहले मैं लिखूंगा इसको, फिर y को लिख दूंगा। अब लास्ट में 24 है, इसका मतलब 2 का 4 के साथ में आप क्रॉस करवाओ तो ये बनेगा 44 प्लस x y। अच्छा, इससे आपको क्या पता चला? क्या पता चला यहां से? हाँ, इसे हमें ये पता चल रहा है कि ये समान नजर आ रहे हैं, समान। ये लो, इसका मतलब 50% हम कह सकते हैं कि x x है, इसका मतलब लड़की है। क्या है? लड़की है। लड़की का गुणसूत्र पता चल गया, x x। लड़की मादा, इनका गुणसूत्र क्या होगा? x x होगा। क्या होगा? x x। अब लड़के का देखो क्या है,
अब इधर भी क्या है, ये भी दोनों समान नजर आ रहे हैं, इसका मतलब 50% लड़के भी है। और लड़के का यदि गुणसूत्र पूछा जाए तो एक्स वाई है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यहां जो उत्पन्न संतान होगी वो लड़की होगी और यहां उत्पन्न संतान लड़का होगा। और इसे हमें यह पता चला कि जब गर्भ का निर्धारण होता है उस समय 100% संभावना होती है कि 50% लड़का या 50% लड़की जन्म लेने की संभावना होती है, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता आपके लड़कों को दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों की दी जाती है अब। हाँ, तो लड़के आजकल बड़े बदमाश हो रहे हैं ना, समझ गए। अब देखो भैया क्या करना है, क्या करना है। आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा, आपके सामने प्रश्न ये आने वाले हैं। मैं फिर इसको क्लियर कर देता हूं। प्रश्न आपके सामने यही आएंगे लिंग निर्धारण में से। ऐसे नहीं है आप इसकी डिटेल ऐसे पूरे ऐसे बनाने लग जाओ, ये थोड़े पूछेंगे हैं आपसे। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बस। मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने हैं, पहला प्रश्न ये बनेगा, ये पढ़ना है। लिंग गुणसूत्र है एक्स एक्स और एक्स वाई को कहते हैं। ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है, 22 जोड़ी, जो नर और मादा में समान होते हैं, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे लड़की का गुणसूत्र पूछा जाए तो एक्स एक्स और लड़के का गुणसूत्र पूछा जाए तो एक्स वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहां से एक सवाल पूछा गया भैया, यहां क्या चीज, लिंग परिवर्तन करने वाला प्राणी। ये तो आपसे पूछा था ना मैंने। आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। ये चाड़वास वाले कहां बैठे हैं बताओ। आप बताओ। कौन सा प्राणी है वो लिंग को बदल सकता है, तो आपका आंसर होगा घोंगा। क्या होगा, घोंगा। अब एक घेंगा और होता है। घेंगा होता है कि नहीं होता, घेंगा क्या होता है बाबू महेंद्र, घेंगा क्या होता है, घेंगा। इधर से, घेंगा एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की। और ये पिछले आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। और यहां लिखा है घोंगा, घेंगा मत कर देना, घेंगा तो रोग है, घोंगा ये प्राणी है। सीपी सीपी मोलस्का संघ का जंतु है। ये किस संघ का है, मोलस्का। हमारे टाइम में हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था। क्लियर हो गया, बताओ कोई समस्या है क्या यहां, नहीं। तो नोट डालें और वो प्रश्न लिख लें जो आर्मी के पेपर में पूछा गया था। बच्चे के लिंग का निर्धारण, बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है बताओ, राकेश। बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है, नहीं बता रहे, क्यों नहीं पता। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ना। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर आधारित है। किसके, पिता के गुणसूत्र पर। अब जब शुक्राणु और अंडाणु का परस्पर संयोग होता है तो क्या होता है, निषेचन होगा, बिल्कुल सही बात है। शुक्राणु प्लस अंडाणु, ये लो भैया, अंडाणु कहां से आते हैं, अंडाशय से। शुक्राणु कहां से आते हैं, वर्षण से, ठीक है। जब मैथुन क्रिया के समय यदि ऐसा होता है
एक बार की मैथुन क्रिया में करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में शुक्राणु निष्पादित किए जाते हैं। लाखों की संख्या में शुक्राणु निष्पादित किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, निषेचन की क्रिया के समय एक शुक्राणु और एक अंडाणु का परस्पर संयोग होता है और इसी को हम जाइगोट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? युग्मनज। यदि पिता से एक्स गुणसूत्र आ रहा है और माता से यदि एक्स गुणसूत्र आ रहा है तो सीधी सी बात है, लड़की जन्म लेगी। उत्पन्न संतान कौन सी होगी? लड़की होगी। पिता से वाई गुणसूत्र आ रहा है, माता से एक्स गुणसूत्र ही आएगा, तो उत्पन्न संतान क्या होगा? लड़का होगा। समझ गए? और गलती से दो शुक्राणु अंडाणु का परस्पर संयोग हो जाता है तो उसको हम जुड़वा संतान भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा संतान। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत? बताओ। ये सवाल ध्यान में रखना, बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र। नेक्स्ट, वैसेक्टॉमी क्या है? एक शब्द आएगा आपके सामने, ट्यूबेक्टॉमी क्या है? क्या है बताओ? ये दो विधियां हैं, वैसेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी, दो विधियां हैं। बताओ इसमें क्या होता है? बताओ क्या होता है रे? इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। वैसेक्टॉमी, इसमें आपके नर का ऑपरेशन किया जाता है और ट्यूबेक्टॉमी, इसमें मादा का ऑपरेशन होता है। तो नसबंदी, इसको नसबंदी बोलते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि माता ही नसबंदी करवाए, पुरुष भी करवा सकते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी है, समझेगा? लेकिन संभावना ज्यादा होती है कि माता ही नसबंदी करवाती है, पुरुष बहुत कम करवाते हैं ना। तो ये पुरुष का नसबंदी है। क्या है? पुरुष का नसबंदी है। जो शुक्र वाहिका होती है, जहां से शुक्राणु आगे की ओर गमन करते हैं, उस नली को काट के उसको विच्छेदित कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, उसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। और ट्यूबेक्टॉमी में अंडाशय की जो अंडवाहिनी है उसको काट के, ताकि शुक्राणु और अंडाणु का परस्पर संयोग नहीं हो, ऐसी स्थिति में ट्यूबेक्टॉमी किया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी है ये आपके है स्त्रियों का नसबंदी। क्लियर? बताओ कोई समस्या है? नहीं है क्या? फिर हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। लास्ट के 10 मिनट में हम सवाल लेते हैं। तो ये जेनेटिक्स आपका टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने लिंग निर्धारण जाना, मेंडल के बारे में जाना, मेंडल की पुस्तक कौन सी है, नियम कौन से हैं, किस पौधे पर प्रयोग किया, कितने जोड़ी लक्षण लिए, सब आपको बता दिया गया। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हाँ, ये ध्यान में रखना, जो पहला प्रश्न है ना, इसके आंसर ये वाले देंगे, ये वाले। हाँ, और दूसरा सवाल है, इसका आंसर ये वाले देंगे, इस साइड वाले हैं। चलो सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, इस सवाल से बहुत सारे प्रश्न भी आपके बन जाएंगे, ठीक है? यहां से बहुत सारे प्रश्नों के आंसर भी आपके बनने वाले हैं। निम्न में से ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं जी, ऑप्शन तो लिखना ही पड़ेगा।
लगभग के आंसर आ रहे हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप आराम से इसको पहचान सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या जिसको पता नहीं चला कि इसका आंसर क्या रहेगा? क्या करूं बताओ इसका आंसर? आपसे सवाल पूछा गया है लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध बताओ किससे? और इनमें से जो लाल है वही लाल क्रांति है, सही है क्या? टमाटर कैसा होता है? लाल। और टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन वर्ण के कारण। ये कल ही आपको बताया गया था। चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? मत्स्य पालन, इसका मतलब नीली क्रांति है। कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति। नोट करते रहो। मछली, मछली, हाँ जी, पीसी कल्चर। कल्चर पूछा जाए पीसी कल्चर है। हाँ, अब आलू गोल है, आलू गोल है तो गोल क्रांति है। आलू गोल है, गोल क्रांति है। आलू कैसा है? गोल, तो गोल क्रांति। रजत, चांदी, अंडा, अंडा देखा है? अंडा, हाँ, अंडे का कलर कैसा होता है? अंडे का बाहरी आवरण किसका बनता है? शाबाश। अंडे का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, इसीलिए आप उसको ऐसे आसानी से फोड़ नहीं पाते। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम चोक भी कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? संगमरमर कहते हैं, ठीक है। और ये मुर्गी की विष्ठा में पाया जाता है। किसमें होता है? मुर्गी की विष्ठा में। इसका मतलब मुर्गी की जो विष्ठा है उसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम। मुर्गी की विष्ठा में क्या होता है? कैल्शियम होता है। मुर्गी की बिंट में होता है कैल्शियम। हाँ, अंडे, अंडे का संबंध हो गया आपके रजत क्रांति से। किससे? रजत क्रांति। रजत क्रांति यदि आपसे पूछा जाए तो अंडे से होगा। अंडे का संबंध रजत क्रांति से। और बचा एक ही है, लाल। लाल है टमाटर। लाल क्या है? टमाटर है। तो इसका आंसर जो रहेगा ये वाला है, टमाटर लाल क्रांति से संबंधित है। एक सवाल और लेके क्लास से विदा लेंगे, लास्ट प्रश्न होगा ये। एक सवाल और ले लेते हैं। इसका आंसर सिर्फ बताने वाला है आपके हरियाणा। है? हाँ, इसका आंसर यही बताएगा। है? बताओ। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? भैया ये हरियाणा का आंसर आने वाला है, इसमें देखना आप। बुध है क्या? शुक्र है क्या? पृथ्वी है क्या? और एक और लिख देता हूं, वरुण है क्या? इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छा, ये शिफ्ट हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। सूर्य के सबसे दूर, जब भी यदि आपसे ग्रहों का प्रश्न पूछा जाए तो एक ही ट्रिक याद करें, बसपा की मायावती सेव खाती है। मैंने पढ़ाया आपको, बसपा की मायावती सेव खाती है। बस इतना याद कर लें, काम हो जाएगा आपसे। बसपा की मायावती सेव खाती है, बसपा की मायावती सेव खाती है। या फिर माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्विसेस नमकीन, ये भी मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, याद है क्या? लेकिन याद नहीं है। अब ये वाली आराम से याद हो जाएगी। जिसको नहीं पता है ना वो एक बार लिख लेना। ये बुध है, ये शुक्र है, ये पी से पृथ्वी है, पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, मंगल है, ये बृहस्पति, क्या है ये?
शनि है जी, शनि। ये अरुण है और लास्ट में क्या है, वरुण है। और ये वाली कल की क्लास भी रहेगी आपकी, सौरमंडल हम पढ़ेंगे, सौरमंडल। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ बताओ। अरे सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाए, बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण। वो कल चर्चा करेंगे बाकी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।